नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, जिसका नाम है समाज में विविधता। तो इस पार्ट में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, पहले उसको समझ लो। तो विविधता ही हमारी शक्ति, ये जो विविधता है। अच्छा, विविधता मतलब होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ, समझो आपके कोई पड़ोसी है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपकी भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है, तो ये क्या है, विविधता है ना। ओके, तो यही होता है विविधता, मतलब डिफरेंस। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस। ओके, तो समाज में विविधता, ये आपके पाठ का नाम है। इस पाठ के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, विविधता ही हमारी शक्ति, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत, फिर हमारे व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान, और फिर लास्ट हमको क्या पढ़ना है, समाज का नियमन। ठीक है, तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि भारतीय समाज में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं प्रचलित हैं, है ना। सही बात है, ये जो हमारा भारतीय समाज है, यहाँ पे अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, फिर अनेक संस्कृति है, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, अगर आपकी कोई सोसाइटी है, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग होती हैं, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, वो अपने तीज त्यौहार किसी और तरीके से मनाते हैं, आप किसी और तरीके से मनाते हैं, है ना। और ये जो विविधता है, ठीक है, इतनी सारी जो विविधताएं हैं, यही हमारी क्या है, सांस्कृतिक संपन्नता है। संपन्नता मतलब क्या होता है, कंप्लीट। ओके, यही हमारी क्या है, सांस्कृतिक संपन्नता है। हमारे आसपास मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपके आसपास अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। कोई कन्नड़ बोलता है, तो कोई तेलुगु बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती, कोई उर्दू, और भी भाषाएं हैं, ठीक है, बस इतना ही नहीं, और भी भाषाएं हैं जो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, और ये लोग हमारे आसपास रहते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे आसपास रहते हैं। वे सभी अलग अलग पद्धतियों से तीज त्यौहार, उत्सव मनाते हैं। और ये जो लोग होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अलग अलग पद्धतियों से तीज त्यौहार या फिर कोई भी उत्सव मनाते हैं। जैसे अगर मैं शादी की ही बात करूँ, तो आपने देखा होगा, मतलब समझो दो धर्म है, ठीक है, तो एक धर्म में दूसरे तरीके से शादी होती है, दूसरे धर्म में अलग, समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर कोई त्यौहार है, तो वो लोग दूसरे तरीके से मनाते हैं, हम लोग दूसरे तरीके से मनाते हैं, ठीक है ना। उनकी पूजा अर्चना की पद्धतियां अलग अलग होती हैं, है ना। जो पूजा वो लोग करते हैं, सबकी अलग, अगर धर्म के हैं तो वो किसी और तरीके से पूजा करते हैं, और दूसरे किसी और के धर्म के हैं तो वो दूसरे तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, है ना। विभिन्न ऐतिहासिक विरासत प्राप्त प्रदेश हमारे देश में है। और हमारे देश में कैसे प्रदेश हैं, ऐतिहासिक विरासत प्राप्त। अब ये ऐतिहासिक विरासत क्या होती है, ऐतिहासिक विरासत मतलब क्या, जो हमको, मतलब जो उन प्रदेशों को मिली हुई है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण से आपको बताना चाहूँ, तो अगर मैं बात करूँ किसकी, चलो ताजमहल की मैं बात करती हूँ। तो ताजमहल क्या है, ये एक ऐतिहासिक विरासत है ना। वो पहले बनाई गई थी, जो अभी भी है, ठीक है। और हमारा देश ताजमहल के नाम से, मतलब जो हमारे देश में ये ताजमहल है, इसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, ठीक है। तो ताजमहल क्या है, एक तरह से ऐतिहासिक विरासत है। तो उत्तर प्रदेश को किस लिए जाना जाता है, उस ताजमहल के लिए जाना जाता है ना। सब लोग कहते हैं आगरा का ताजमहल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, समझ में आ रहा है। तो यही होता है ऐतिहासिक विरासत। और भी बहुत सारे ऐतिहासिक विरासत है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसकी, कुतुब मीनार की बात करूँ, फिर और भी हैं ऐसे। अगर आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे ऐतिहासिक विरासत मिलेंगे। ओके, दिल्ली में भी हैं बहुत सारे। इन सभी के बीच विविधता का आदान प्रदान होता रहता है। वर्षों से एक साथ रहने के कारण एकता की भावना निर्मित हो गई है। इसके द्वारा ही भारतीय समाज की एकता दिखाई देती है। और इसको आप समझना, देखो हम सभी कई वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, है ना। हमारी भाषाएं अलग है, धर्म अलग है, तीज त्यौहार हम अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, हम एक साथ रहते हैं, इसलिए हमें एकता की भावना निर्मित हो गई है। अगर हम भारतवासी हैं तो हम सब क्या है, एक है, हमारे अंदर क्या है, एकता है। कोई भी विपत्ति आए, हम सब मिलकर के उसका सामना करेंगे, ऐसी भावना हमारे अंदर निर्मित हो गई है, क्योंकि हम सालों से एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। और इसके द्वारा ही भारतीय समाज की एकता दिखाई देती है, ठीक है। धर्म अलग है, जाति अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलजुल करके
तीज त्यौहार जो भी हो, ये सारी चीज़ें हम मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या पढ़ना है आपको, विविधता ही हमारी शक्ति। विविधता क्या है, हमारी शक्ति है। चलो पढ़ते हैं। विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना ही सह अस्तित्व अनुभव करना है। देखो बच्चों, सह अस्तित्व अनुभव करना, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब हम अलग अलग समूहों के साथ मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है, तो यही क्या है आपका सह अस्तित्व अनुभव करना है। क्योंकि उनके धर्म अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ मिलजुल करके रह रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। ऐसे सह अस्तित्व से हमारे बीच सामंजस्य बढ़ता है, और जब ऐसा सह अस्तित्व होता है तो हमारे बीच क्या बढ़ता है? सामंजस्य। सामंजस्य मतलब क्या? जैसे हम क्या करेंगे, उनके साथ अपने दुख सुख बांटेंगे, उनको कोई तकलीफ हुई तो वो हमको बता सकते हैं, हमको कोई तकलीफ हुई तो हम उनको बता सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अपने दुख तकलीफों को बांटना, या फिर कोई खुशी भी है तो उसको बांटना, यही होता है आपका सामंजस्य, मतलब मिलजुल करके रहना। ठीक है, इसके कारण हम एक दूसरे के रीति रिवाजों और जीवन पद्धति से परिचित होते हैं, और इसी की वजह से जब हम एक साथ मिलजुल करके रहते हैं तो इसी की वजह से हमको समझ में आता है कि उनकी पूजा करने की पद्धति अलग है, हमारी अलग है। वो दूसरे तरीके से करते हैं, हम दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है ना, मतलब उनके रीति रिवाज हमको पता चलते, कैसे पता चलते? समझो हमें कोई संबंध ही नहीं है, वो अपना अलग हम अलग, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो अपने रीति रिवाज कैसे मनाते हैं, है ना, वो अपने त्यौहार कैसे मनाते हैं, उनके रीति रिवाज क्या है, ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम उनके साथ मिलजुल करके रहेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना। तो बस यहाँ पर यही दिया गया है, हम एक दूसरे की जीवन पद्धति का आदर करना सीखते हैं, और साथ ही साथ हम क्या सीखते हैं? एक दूसरे की जीवन पद्धति का आदर करना सीखते हैं। मतलब हम ये नहीं सोचते कि वो दूसरे तरीके से पूजा करते हैं तो हम उसका आदर ना करें, हम तो बस अपने भगवान को पूजेंगे, उनके भगवान को नहीं पूजेंगे, ऐसा नहीं। हम उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, तो हम जो उनके तीज त्यौहार है उनका सम्मान करना सीखते हैं, उनके भगवान का सम्मान करना सीखते हैं, है ना। साथ ही दूसरों की कुछ प्रथाओं और परंपराओं को भी ग्रहण करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं, जो उनकी परंपराएं या फिर उनकी जो प्रथाएं होती है उनको भी हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे समझिए कि दो धर्म के लोग हैं, ठीक है, जो आसपास रहते हैं, अब इनके तीज त्यौहार अलग है, इनके अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उससे क्या हो जाते हैं, मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। इसी से समाज में एकता बढ़ती है, और इसी की वजह से समाज में क्या बढ़ती है बच्चों, एकता, क्योंकि हमने क्या किया, उनका जो परंपरा था या फिर कोई प्रथा था तो उसको हमने ग्रहण कर लिया। इससे क्या होता है, समाज में एकता बढ़ती है। सामाजिक एकता द्वारा हम प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये जो सामाजिक एकता है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया इसमें क्या दिया गया था, विविधता ही हमारी शक्ति, है ना। अब अगला आपको पढ़ना है पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय समाज में विविध धर्मों के लोग रहते हैं, है ना, ऊपर हमने वही देखा, और आपको पता भी है कि ये जो भारतीय समाज है यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, है कि नहीं। उनके बीच परस्पर सामंजस्य बढ़े, विभिन्न धर्म के लोगों को उनकी श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसलिए हमारे संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अब इसको समझिएगा बच्चों, आप जानते हो कि भारतीय समाज में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बढ़े, इसके लिए जो हमारा संविधान है यहाँ पे कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए हैं कि जो लोग हैं ना वो अपने हिसाब से पूजा अर्चना कर सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। अगर आपका धर्म अलग है तो आप अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करिए, आपको कोई अगर रोके, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे संविधान ने बोला है कि आपका जो धर्म है आप उसके अनुसार पूजा पाठ करो, ठीक है ना। फिर आगे क्या दिया देखो, संसार में भारत एक महत्वपूर्ण पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है।
हमारे देश में बड़ी मात्रा में भाषाई और धार्मिक विविधता पाई जाती है। इस विविधता को स्वस्थ रूप से संरक्षित रखने के लिए हमने पंथ निरपेक्षता सिद्धांत को स्वीकार किया है। अब इसको समझना, देखो ये जो भारत हमारा देश है, ठीक है, संसार में भारत एक महत्वपूर्ण पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष मतलब क्या? यहाँ पे किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, किसी भी धर्म को बड़ा नहीं माना जाता, बड़ा या फिर छोटा नहीं माना जाता। सब धर्म हमारे देश के लिए क्या है, मतलब हमारा जो देश का संविधान है इसके लिए क्या है, समान है, सबको समान अधिकार मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो अब जो हमारा सिद्धांत है पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत, जिसको हमने स्वीकार किया है, इसके अनुसार क्या क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमारे देश में शासन द्वारा किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। मतलब जो हमारा प्रशासन है, ठीक है, इसने किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी है। यहाँ पे सारे धर्मों के लोग क्या हैं, समान है, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म अथवा अपनी पसंद के धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है। और ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति है, ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म अथवा अपनी पसंद की धर्म, मतलब जो उसका धर्म है वो उसको भी मान सकता है, या फिर उसको जो धर्म पसंद है उसके अनुसार वो उपासना कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। धर्म के आधार पर व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार दिए गए हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार दिए गए हैं। फिर अगला देखो, शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। और इसको भी सुनिएगा, देखो, शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी, ठीक है, आदि के अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसा नहीं कि ये धर्म का है तो उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, वो पढ़ाई नहीं कर सकता, या फिर उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों के लोग समान है, ठीक है, जिसके अंदर वो क्षमता रहेगी, ठीक है, जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी रहेगी, वो उस नौकरी को कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। समझ में आया? किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अल्पसंख्यकों को उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा के माध्यम से अपने अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है। अब यहाँ पर सुनिएगा, देखो, जो धार्मिक और भाषाई संख्यक है, ठीक है, जो धार्मिक मतलब अल्पसंख्यक मतलब क्या, जो कम संख्या में है, ठीक है, तो इनके लिए ना संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने भाषा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रयास कर सकते हैं। वो चाहे शिक्षा द्वारा करे या फिर किसी भी तरीके से करे, उनको ना संविधान ने ऐसे छूट दी है कि उसका प्रचार प्रसार वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया ना, शिक्षा के माध्यम से अपने अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता उनको दी गई है कि आप लोग कर सकते, जो अल्पसंख्यक है वो। पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ है। और इसी, देखो, ये जो पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है ना, पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में क्या बना हुआ है, सामंजस्य बना हुआ है, ठीक है। समझ में आया आपको इतना? अब अगला देखते हैं, हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज का योगदान। तो समाज में रहकर हम क्या सीखते हैं, कौन से गुण ग्रहण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज किस प्रकार सहायता करता है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो बात करेंगे हम सहयोग की, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक समाज व्यक्ति और समूह के परस्पर सहयोग पर आधारित होता है ना। आपने ये पहले पार्ट में ही पढ़ा था कि जो समाज होता है ये किसके ऊपर आधारित होता है, व्यक्ति और समूह के परस्पर सहयोग, ठीक है। व्यक्ति और समूह का जो परस्पर सहयोग रहता है, एक दूसरे का जो सहयोग रहता है, उसी के ऊपर आधारित रहता है। क्या आधारित रहता है, हर समाज आधारित रहता है। एक दूसरे के सहयोग के बिना किसी भी समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता। मतलब अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं है, ठीक है, सहयोग बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं है तो समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता।
एक दूसरे की समस्याएं और प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करना सहयोग कहलाता है। अब सहयोग क्या कहलाता है ना, सहयोग तो हम पढ़ रहे हैं, तो सहयोग क्या कहलाता है, एक दूसरे की समस्याएं और प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करना। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे आपको कोई समस्या है या फिर आपके कोई प्रश्न है, तो आपस में मिलकर के क्या कर सकते हैं, हम सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, सहयोग कहलाता है। समझ में आया आपको? हमारे परिवार के सदस्यों में यदि ऐसी प्रवृत्ति न हो तो परिवार नहीं चल सकता। यही बात समाज की भी है। अब सुनिएगा, अगर हमारे परिवार में ऐसी प्रवृत्ति न हो, हम एक दूसरे के दुख तकलीफों के भागीदार ना बने, उनको कोई परेशानी है तो उनकी परेशानी को कोई बांटने वाला ना हो, उनके कोई प्रश्न है तो उनको सुलझाने वाला ना हो, तो इससे परिवार चल पाएगा क्या? नहीं। परिवार को मिलजुल करके रहना चाहिए। किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो सभी को उसका सामना करना चाहिए। तो यही बात समाज के साथ भी होता है। समझ में आया आपको? समाज को चलाने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती ही है। बिना सहयोग के समाज नहीं चल सकता। सहयोग के बिना समाज का विकास रुक जाता है और दैनिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता, है ना। मैंने आपको बताया, देखो अगर सहयोग नहीं है तो जो समाज है, ठीक है, इसका विकास नहीं हो सकता, इसका विकास रुक जाता है और जो दैनिक जीवन है ये भी सुचारू रूप से अच्छे से नहीं चल सकता। सहयोग के कारण समाज में पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ रहती है और समाज के सभी लोगों को उसमें सम्मिलित कर लेना संभव होता है। अब इसको समझिएगा, सहयोग के कारण क्या होता है, जो समाज में पारस्परिक निर्भरता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, ठीक है, ये क्या होता है, पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ रहती है। देखो अगर सहयोग रहेगा तो जो पारस्परिक निर्भरता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, ये जो निर्भरता है ये अधिक स्वस्थ रहती है और समाज के सभी लोगों को उसमें सम्मिलित कर लेना संभव होता है। सभी घटकों को साथ लेकर चलने की एक प्रक्रिया होती है। और यह क्या होती है, यह सभी घटकों को साथ लेकर के चलने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या है, देखो, विचार विमर्श करें। तो क्या विचार करना है, ज़रा इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आप विचार करते रहना। हमें समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोगों और लड़कियों की शिक्षा तथा उनके विकास के लिए सहयोग देना चाहिए। इसके लिए शासन द्वारा कौन कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं उनकी जानकारी एकत्र करो। इन घटकों के विकास के लिए तुम क्या करोगे, इस विषय पर कक्षा में विचार विमर्श करो। विचार विमर्श के महत्वपूर्ण मुद्दे अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों तक भी पहुँचाओ, है ना। तो आपको ये क्या करना है, आपको विचार विमर्श करना है। आप करिएगा कि कमज़ोर और जो पिछड़े वर्ग है या फिर जो लड़कियां हैं उनके शिक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कैसे उनको सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप विचार विमर्श करना। अब हमारा यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, देखो, सहिष्णुता और सामंजस्य। तो चलो इसको भी पढ़ते हैं। समाज में जिस प्रकार सहयोग की भावना होती है वैसे ही कभी कभी मतभेद और विवाद और संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के बीच मतों, विचारों और दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित न हो तो विवाद और संघर्ष निर्माण हो सकते हैं। अब इसको समझना बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि समाज में सहयोग की भावना होती है, राइट, वैसे ही कभी कभी ना समाज के जो लोग हैं उनके बीच में क्या होता है, मतभेद हो जाते हैं। मतलब कभी कभी उनके विचार अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग हैं समाज में, ठीक है, उनके विचार अलग है, उनके अलग है। तो इस तरह से क्या होता है, जो समाज है ना, यहाँ पे संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह अथवा भ्रम भी संघर्ष के कारण हो सकते हैं। और संघर्ष के कारण ये भी हो सकते हैं, जैसे किसी के ऊपर शक हो गया, ठीक है, भ्रम हो गया कि इसने वो काम किया लेकिन वो एक्चुअल में उसने वो काम किया ही नहीं रहता। तो इसके कारण भी समाज में क्या हो सकते हैं, जो संघर्ष है, ठीक है, वो उत्पन्न हो सकते हैं। दीर्घ काल तक संघर्ष जारी रखना किसी के हित में नहीं होता। और ये जो संघर्ष होता है, अगर ये ज़्यादा समय तक रहे तो ये किसी के भी हित में नहीं होता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो जरूरी क्या है, जल्द से जल्द इस संघर्ष का निपटारा किया जाए। आपसी समन्वय और समझौतों के माध्यम से ही मनुष्य संघर्ष का निवारण करना सीखता है। और देखो, अगर हम मिलजुल करके नहीं रहेंगे, आपस में अगर हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, हम
अब बात ही नहीं कर रहे तो वो क्या झगड़ा सुलझ पाएगा? नहीं। अच्छा तो ये होगा कि हम पूछे कि हमने क्या गलती की, आपने क्या गलती की, क्यों ऐसे हम लोग गुस्सा होकर के बैठे, क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो जब हम आपस में अपनी बातों को रखेंगे, इस तरह से समझौता होगा ना, इस तरह से हम फिर दोबारा से मिल पाएंगे। नहीं तो फिर ये लड़ाई तो चलती ही रहेगी जब वो बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे से, है कि नहीं। तो बस यहाँ पर वही दिया गया है कि अगर हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मतलब समझौता करते हैं, उनसे बातें करते हैं कि क्या मतलब क्या गलत हुआ, हमने क्या गलत किया, आपने क्या गलत किया, तो इससे क्या होगा, जो संघर्ष है वो क्या होगा, खत्म होगा, वो सुलझ जाएगा। यदि थोड़ा सामंजस्य रखते हुए सहिष्णुता वृत्ति को दर्शाए तो संघर्ष समाप्त हो सकता है। देखो यहाँ पे यही दिया गया है कि यदि थोड़ा सामंजस्य रखते हुए क्या किया जाए, सहिष्णुता जो हमारे अंदर सहने की शक्ति है, ठीक है, अगर उस वृत्ति को दर्शाया जाए तो संघर्ष जो है वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है, जो भी झगड़ा है वो खत्म हो सकता है। सामंजस्य की वजह से हम अनजाने में अनेक नई बातें सीखते हैं, और ये जो सामंजस्य है, ठीक है, इसके वजह से हम अनजाने में ही सही लेकिन कई नई बातें सीख लेते हैं, नए विचारों को आत्मसात करते हैं। नए विचारों की मदद से हमारा सामाजिक जीवन अधिक समृद्ध बनता है, हमारी सहिष्णुता में वृद्धि होती है। सामाजिक स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए इस एक सरल पद्धति को सीखने का अवसर समाज के कारण ही प्राप्त होता है। समझ में आया आपको? देखो, सामंजस्य की वजह से हम कई सारे नए विचारों को ग्रहण करते हैं, उनको सीखते हैं, जो हमारा सामाजिक जीवन है वो और भी अधिक समृद्ध बनता है, और जो हमारी सहिष्णुता वृत्ति है, ठीक है, हमारी जो सहिष्णुता है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। सामाजिक स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए इस एक सरल पद्धति को सीखने का अवसर समाज के कारण ही हमको प्राप्त होता है। मतलब ये नए विचार और मतलब दूसरे विचारों को हमने कैसे ग्रहण किया, ये समाज के ही कारण किया ना। अगर समाज नहीं होता तो हमको ये नए नए विचार कहाँ से मिलते? समझ में आया आपको? अब यहाँ पर आगे क्या है, करके देखो, तो ये आप करके देख लेना, ठीक है, करके देखो। इसमें दिया क्या है, पढ़े क्या, चलो इसको पढ़ ही लेते हैं। तुम भी समाज में अनेक स्थानों पर समन्वय करते होंगे। नीचे तुम्हारे ही कुछ अनुभव दिए गए हैं, उनमें कुछ अन्य अनुभवों को सम्मिलित करो। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, सभागृह लोगों से खचाखच भरा हुआ है। एक व्यक्ति बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा है, उसे तुमने अपनी बेंच पर थोड़ी सी जगह में बैठा लिया। तो ये क्या है बच्चों, समन्वय है। कभी कभी आप भी ऐसा करते होंगे, जैसे आपका क्लासरूम ही ले लो, ठीक है, आपकी जो कक्षा है यहाँ पे पूरा जो बेंच है ना सब भर गया है, ठीक है, अभी आपका कोई एक नया विद्यार्थी आ गया, तो क्या आप कभी कभी ऐसा भी तो करते हो ना, क्या करते हो, आप थोड़ी सी उसको जगह देते हो कि ले भाई तू इधर बैठ जा, है ना। तो हमने क्या किया, उसके साथ समन्वय स्थापित किया, ठीक है, हमने सोचा कि उसको जगह नहीं है तो हमने उसको बैठने के लिए जगह दिया, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे दिया गया है। फिर आगे देखो, तुम्हें गियर वाली साइकिल चाहिए, परंतु दीदी की फीस के पैसे भी भरने हैं, तुम अपनी जिद छोड़ देते हो। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हमको कोई चीज़ चाहिए रहती है, जैसे यहाँ पे साइकिल ही ले लो, आपको गियर वाली साइकिल चाहिए, लेकिन दीदी के स्कूल की फीस भरनी है, तो अब आप क्या करोगे, गियर वाली साइकिल लोगे या फिर पहले फीस भरने दोगे? क्या करोगे, अपने पापा से क्या बोलोगे कि पापा पहले मुझे साइकिल ले लो, बाद में दीदी की फीस भरना? नहीं, कभी कभी जो बच्चे होते हैं ना बहुत समझदार होते हैं, वो क्या बोलेंगे कि आप अभी फीस भर दो, साइकिल तो हम अगले महीने में ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, समन्वय हो गया। अगला देखो, खेती की मेड़ सीमा को लेकर पड़ोसी के साथ चल रहा विवाद न्यायालय में न ले जाकर तुमने आपस में ही हल कर लिया। अच्छा, ये भी देखो एक तरह से समन्वय ही है। जैसे खेती का विवाद होता है ना, जो खेती की सीमा होती है, आपने देखा होगा गांव में ना, खेती की सीमा के लिए कई सारे झगड़े भी हो जाते हैं कि इतना यहाँ से तुम्हारा है, यहाँ से मेरा है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ना, जो लोग थोड़ी चीटिंग करने वाले होते हैं, वो थोड़ा सा उस मेड़ को ना आगे खिसका देंगे, बोलेंगे इतना हिस्सा हमारा है, तो इसके लिए कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, उस झगड़े को आपस में ही सुलझा लिया, आप पुलिस के पास नहीं गए, आपने आपस में ही सुलझा लिया। तो ये भी क्या है बच्चों, समन्वय है, आपके समन्वय को वो दर्शाता है।
ठीक है। और जो आपका अभी पड़ोसी है जिसके साथ अभी थोड़ी देर पहले झगड़ रहे थे, जब आपने उसके साथ बातचीत की, उसके साथ समन्वय स्थापित किया, तो वो आपका मित्र बन चुका है। अब हमको क्या पढ़ना है, विभिन्न भूमिकाएं निभाने के अवसर। देखो अगर हम समाज में हैं तो हमको अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती है। कभी हम क्या क्या बनते हैं, बहुत सारी भूमिकाएं होती है ना। चलो पढ़ते हैं, समझ में आएगा। समाज में हमारी अनेक भूमिकाएं होती हैं, है ना। एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं को निभाता रहता है। प्रत्येक भूमिका में कुछ दायित्व और कर्तव्य निश्चित होते हैं। परिवार और परिवार से बाहर इन्हीं भूमिकाओं में अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं। देखो बच्चों, आप इसको समझना, अगर आप समाज में हो तो आपको कई सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। परिवार में भी आपको कई सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। परिवार की बात करो या फिर समाज की बात करो, ठीक है। और ये जो भूमिकाएं होती है ना, इनमें समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आपको ये भूमिका मिली है तो हमेशा यही रहेगा, ये परिवर्तित भी होता रहता है, ठीक है ना। जैसे हाँ, इसके माध्यम से हम समझेंगे। देखो यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चार्ट यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये आप हो, ये जो गोला दिखाई दे रहा है ना, ये आप हो, तुम हो, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हो गया, स्वच्छता दूत। कभी कभी हम लोग क्या बन जाते हैं, स्वच्छता दूत बन जाते हैं। कब बनते हैं, जब हम साफ सफाई में लग जाते हैं तब। फिर बाल मित्र संगठन का सदस्य, कभी कभी हम बाल मित्र संगठन का सदस्य बन जाते हैं। हमारे जो दोस्त होते हैं, ठीक है, उनका जो संगठन होता है उसका सदस्य बन जाते हैं। कभी विद्यार्थी मतलब जैसे जब आप छोटे रहते हो तो क्या बनते हो, विद्यार्थी बनते हो ना। आप स्कूल जाते हो तब आप लोगों को मतलब आपको क्या कहा जाता है, विद्यार्थी कहा जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपके अलग अलग भूमिकाएं होती है। फिर जब आप बड़े हो जाते हो, आपकी शादी होती है, तो आप माता पिता बन जाते हो, है ना। फिर उसके बाद दादाजी दादी जी भी बनते हैं। फिर विद्यालय के मित्र मंडल का सदस्य, कक्षा प्रतिनिधि, कभी कभी मॉनिटर भी बन जाते हैं। तो समझ में आ रहा है ना आपको, एक ही इंसान है लेकिन उसकी अलग अलग भूमिकाएं होती है। वो समय समय पे परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब लास्ट आपको क्या पढ़ना है, समाज का नियमन। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। समाज में दैनिक व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। पूर्व समय में समाज का नियमन अधिकांश रूप में रूढ़ी और परंपराओं द्वारा होता था, परंतु आधुनिक समाज का नियमन रूढ़ी परंपराओं के साथ साथ कानून द्वारा भी हो रहा है। देखो बच्चों, अगर हमारा सामाजिक जीवन हमको सरलता से चलाना है तो हमें नियम की भी आवश्यकता होती है ना। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जब मनुष्य ने एक समाज तो बना लिया, लेकिन उसको लगा कि अगर हमें समाज को सुचारू रूप से चलाना है तो हमको नियमों की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगर आप चाहते हो कि समाज अच्छे से चलता रहे, इसमें कोई भी बाधा ना आए, तो इसके लिए आपको नियम तो बनाने ही पड़ेंगे, है ना। नियमों की तो ज़रूरत होती ही है। पूर्व समय में समाज का नियमन अधिकांश रूप में कैसे होता था, रूढ़ियों और परंपराओं द्वारा होता था, ठीक है। एक परंपरा किसी ने बना दी, बस वही नियम चला आता था। लेकिन आधुनिक समय में क्या होता है, परंपराएं और रूढ़ियाँ तो है, लेकिन इसी के साथ साथ कानून भी है, ठीक है। कानून भी है जो समाज का नियमन करता है। कानून का स्वरूप, एक मिनट इधर देखते हैं, हाँ। कानून का स्वरूप रूढ़ियों, परंपराओं, संकेतों की तुलना में भिन्न होता है। इन सभी बातों के आधार पर हमारे समाज का नियमन अनेक संस्थाओं व संगठनों द्वारा किया जाता है। स्थानीय शासन संस्थाएं भी समाज के नियमन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब समझिएगा इसको, ये जो कानून है, ठीक है, अभी मैंने कानून की बात की, तो इसका स्वरूप रूढ़ियों और परंपराओं से क्या होता है बच्चों, अलग होता है, ठीक है। ये रूढ़ियाँ और परंपराएं कौन बनाता है, कोई मनुष्य बना देता है, ठीक। और ये जो कानून है, ठीक है, कानून हमारे संविधान द्वारा बनाया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में कुछ लिखा गया है, वही क्या हो गया, कानून। अगर उसको बदलना है, ठीक है, वो कानून अब मतलब ऐसा लगे कि आज के टाइम पे उसको चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए भी पूरा एक क्या होता है, प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी कानून बना दिया जाता है, नहीं। जब सब लोगों की सहमति होती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो तो अभी आपको यहाँ पर नहीं है। जब आप 8वीं कक्षा या फिर 7वीं में जाओगे ना, शायद से 8वीं में ही है, वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि अगर कोई कानून बनाना है तो कैसे बनाया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको 8वीं कक्षा में पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो इस तरह से समाज का नियमन होता है। समझ में आया। जो स्थानीय शासन संस्थाएं हैं
वो भी हमारे समाज के नियमन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मतलब ये लोग समाज के नियमन में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो पाठ था, दूसरा पाठ समाज की विविधता, समाज में विविधता, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।